हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग क्लास 8 की चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल्स। तुमने बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे, ठीक है। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच आर नॉर्मली कैन नॉट सी। पर आपको पता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं हमारे चारों तरफ जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखते, नेकेड आंखों आई से नहीं दिखते हैं। उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। For example, you might have observed that during the rainy seasons, most braids get spoiled and the surface gets covered with the grayish white patches. आपने कई बार बारिश के दिनों में यानी कि रेनी सीजन में ये देखा होगा कि हमारे जो ब्रेड अगर घर पे लाए हुए तो उस पर ग्रीन कलर की या ग्रेइश कलर की एक लेयर आ जाती है, ठीक है। ऑब्जर्व दिस पैचेस एंड थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लासेस। अब इन्हीं पैचेस को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की कोशिश कीजिए। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। जब आप इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको यहाँ पर छोटी छोटी सी ब्लैक कलर की राउंड स्ट्रक्चर दिखेगी। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर्स एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। क्या आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर है क्या और ये स्ट्रक्चर कहाँ से आती है। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन माइक्रोब्स के बारे में जो हमें नेकेड आई से बिल्कुल नहीं दिखती है। देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल्स फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड द वाटर टू इट। यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसमें कहा जा रहा है कि आप कुछ फील्ड के सॉइल को लीजिए और उसको किसी बीकर में डालिए, किसी पॉट में डालिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव द सेटल डाउन, ऑब्जर्व द ड्रॉप ऑफ द वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब ये सारे सॉइल नीचे बैठ जाएंगे उसमें से एक ड्रॉप ऑफ वाटर लेकर के उसको आप माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश कीजिए। अब आपको वहाँ पर क्या दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द वाटर फ्रॉम पॉन्ड, स्प्रेड ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अब फिर से कहा जा रहा है कि आप किसी भी वाटर को, पॉन्ड के वाटर को लेकर के फ्यू ड्रॉप उसको माइक्रोस्कोप में स्लाइड पे रख करके आप देखिए, आपको कुछ दिखेगा। क्या दिखेंगे? ऑब्वियस है, माइक्रोब्स दिखेंगे। डू यू फाइंड एनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। जब आप माइक्रोस्कोप में उसे देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे माइक्रोब्स यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे आपको चलते हुए नजर आएंगे, मूव करते हुए नजर आएंगे। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट द वाटर इन द सॉइल्स आर द फुल ऑफ द टाइनी ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है सॉइल में और पानी में बिल्कुल माइक्रोब्स भरे हुए, छोटे छोटे माइक्रोब्स उसमें बहुत सारे हैं। थ्रू द नॉट ऑल ऑफ दैम द फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ द माइक्रोब्स। लेकिन हम इनमें से सारे को माइक्रोब्स नहीं कह सकते हैं क्योंकि कुछ तो हमें खुली आंखों से भी दिखेंगे, नेकेड आई से भी। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन द साइज एंड दे आर कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। मतलब कि अगर आप उसको खुली यानी नेकेड आई से देखने की कोशिश करोगे तो ये माइक्रोब्स आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे। सम ऑफ दीज सच एज अ फंगस एंड दैट ग्रो ऑन द ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लासेस। लेकिन कुछ जैसे कि ब्रेड के ऊपर जब मोल्ड्स लग जाते हैं या फिर फंगस लग जाते हैं उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हो। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे होते हैं वो आप बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसे बिल्कुल नहीं देख सकते हो। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द माइक्रोब्स। इसी कारण से तो इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर कैटेगरी। ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग 4 बेसिक टाइप में डिवाइड करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी या प्रोटोजोआ एंड सम अदर एल्गीज। एंड सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन द फिगर 2.1 एंड 2.4। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे फोटो माइक्रोब्स के दिख रहे हैं जिसमें यहाँ पर आपको माइक्रोब्स दिखाई दे रहा है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट नीचे अगर आप फिगर के ऊपर देखेंगे तो आपको क्लामाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, एमीबा, पैरामीशियम एंड ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड के ऊपर आपकी लगती है। नेक्स्ट पेनिसिलियम और एस्परजिलस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले वायरसेस के बारे में। वायरसेस आर द आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है पर ये बाकी माइक्रोब से थोड़े अलग होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्योंकि क्या आपको पता है वायरस जो अगर यूं ही खुले में प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो ये डेड की तरह काम करता है, वो बिल्कुल लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग की तरह वो एक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसे लिविंग होस्ट मिल जाती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं वो उसके बॉडी के अंदर जा करके लिविंग बन जाता है। यानी कि ये एक ऐसा रोल प्ले करता है जिसमें वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह एक्ट कर रहा है, विच में भी बैक्टीरिया। हाँ, और वो अब ये इसका होस्ट कौन कौन हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकती है, एनिमल्स हो सकती है, जिसमें से बहुत सारे वायरसेस जैसे कि आप कॉमन कोल्ड में एलिमेंट्स लाइक द कोल्ड में आपको होता है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू हो जाती है, सम कॉमन कफ हो जाता है। ये सब जो है वायरसेस के कारण काउज होते हैं।
इसके अलावा भी वायरसेस से और भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सारे के सारे वायरस के द्वारा होते हैं। और साथ ही अगर आप डिजीजेज लाइक द डिसेंट्री एंड द मलेरिया आर कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। अब हम लोग जैसे माइक्रोब्स के बारे में, वायरस के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अगर हम लोग देखेंगे कि प्रोटोजोआ से भी होने वाले बहुत अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि डिसेंट्री और मलेरिया। और साथ ही अगर हम लोग देखेंगे तो बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस। यू हैव लर्नड अबाउट द सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इन द क्लास 6 एंड द 7। आपने ऑलरेडी 6 और 7 में भी बहुत सारे माइक्रोब्स के बारे में देखा है। यहाँ हमने इस फोटो को आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि ये कौन कौन से फिगर हमें नज़र आ रही है। जैसे कि ये अमीबा जो प्रोटोजोआ के कैटेगरी में आती है, ऊपर ये बैक्टीरिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमने पढ़ा है ये ब्रेड मोल्ड के बारे में पढ़ लिया है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए कुछ वायरसेस के फ़ोटो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, देखिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। आखिर ये माइक्रोब्स रहते कहाँ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड लाइक द बैक्टीरिया। सिंगल सेल यानी एक सेल के ही बने हो सकते हैं माइक्रोब्स, जैसे कि बैक्टीरिया, और या फिर कुछ एल्गी भी होते हैं जो एक सेल के बनते हैं, या प्रोटोजोआ, और या फिर ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल के बने हुए, सच एज द मैनी। बहुत सारे एल्गी ऐसे होते हैं, बहुत सारी फंगी ऐसे होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, और वो कुछ तो यूनिसेलुलर भी होते हैं, यानी सिंगल सेल के ही बने हुए। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ द एनवायरनमेंट। लेकिन ये चाहे सिंगल सेल्ड हो या मल्टी सेल्ड हो, ये सारे के सारे हमारे एनवायरनमेंट में हमें मिलते हैं, चाहे वो आइस कोल्ड हो क्लाइमेट हो, या फिर हॉट स्प्रिंग हो, या डिजर्ट क्लाइमेट हो, या मार्सी लैंड हो। ये हर तरह के इन्वायरमेंट में ये माइक्रोब्स आराम से जी लेते हैं और वहाँ वो पाए जा सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन। क्या आपको पता है हमारे शरीर के अंदर भी माइक्रोब्स रह सकते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द ऑर्गेनिज्म बाय द अदर फ्रीली एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ तो शरीर के अंदर रह लेंगे माइक्रोब्स, और कुछ तो इन्वायरमेंट में ऐसे फ्रीली भी एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रोब्स एंड अस। अब हम लोग देखेंगे माइक्रोब्स और हमारे बीच में कैसा रिलेशन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म play a very important role in our life. Some of them are the beneficial in many ways, whereas some others are the harmful and the cause the disease. कुछ तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है और कुछ हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमें हार्म भी पहुंचाते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट इन डिटेल। चलो हम लोग इसके बारे में अब डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे कि हमारे कौन से माइक्रोब्स जो है वो फ्रेंडली हैं, फ्रेंड कहलाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पस। अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर बच्चे मैं आप ही से पूछूं कि आप एक डेली लाइफ में ऐसा बताओ जिसमें आप लोग माइक्रोब्स का यूज कर रहे हो और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हाँ बिल्कुल, कर्ड, बिल्कुल ब्रेड या केक जो आप घर में यूज़ करते हो वहाँ पे माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। और हम लोग तो डेली कर्ड खाते हैं, डेली दही खाते हैं, और उसमें आपको पता है उसमें बैक्टीरिया से ये डेवलप किया जाता है। वो बैक्टीरिया क्या नाम होती है उसकी? Lactobacillus. Yes, they are used in the preparation of curd, bread and the cake. और साथ ही साथ में अल्कोहल भी बनाने में माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। दे आर ऑल्सो यूज इन द क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। आपको पता है ये बैक्टीरिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि आपको पता है डिकम्पोजिशन का सबसे बड़ा काम कौन करता है? माइक्रोब्स ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल्स फील्ड्स हैं जो छिलके छिलती सब्जियों से, और उसे क्या अगर वो यूँ ही होंगे तो सड़ेंगे, गलेंगे और बीमारियाँ पैदा करेंगे। ये माइक्रोब्स क्या काम करते हैं? इन सड़ी हुई चीज़ों को बिल्कुल सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और उसको सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। are broken down into the harmless and the unusable substances by the bacteria. Recall the bacteria are also used in the preparation of medicine. और बैक्टीरिया का इस्तेमाल तो मेडिसिन बनाने में भी होता है। साथ ही साथ में सॉइल फर्टिलिटी को भी बैक्टीरिया बढ़ाता है, जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसको हम लोग फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, मेकिंग अ कर्ड एंड द ब्रेड। कर्ड बनाना और ब्रेड बनाने में चलो देखते हैं। क्लास 7 में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि मिल्क जब लैक्टोबैसिलस के हेल्प से बैक्टीरिया से कर्ड में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आई सो दैट माई मदर्स एडेड अ लिटिल कर्ड टू द वार्म द मिल्क टू सेट अप द कर्ड्स फॉर द नेक्स्ट डे। आई वंडर व्हाई। मैंने ये देखा है कि मेरी मम्मा ने, एक लड़की है जो बोल रही है कि मेरी मम्मा रोज़ रात में थोड़ा सा वार्म करती है मिल्क को और उसके बाद उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल करके उसको सेट करती है ताकि वो कर्ड बन जाए। देखते हैं। कर्ड कंटेन्स सेवरल microorganisms on these bacterium lactobacillus promotes the formation of the curd। और ये जो कर्ड होता है इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, और ये क्या करता है? कर्ड बनाने में हेल्प करता है।
इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क, मिल्क में अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाता है और कन्वर्ट इनटू द कर्ड, और उसको कर्ड में बदल देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग द चीज़, पिकल्स एंड द मैनी अदर फूड आइटम। साथ ही साथ में चीज़, पिकल्स और बहुत सारी चीज़ों फूड आइटम को बनाने में बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है। एंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द रवा, सूजी, इडली एंड द रवा इडली एंड द भटूराज इज अ कर्ड। आप जानते हो कि इडली बनाना है मम्मी को, या फिर भटूरा छोले भटूरे बहुत खाते हो आप लोग, तो वो जो भटूरे बनते हैं वो किससे बनते हैं? कर्ड से बनते हैं। और वो कर्ड क्या है? कंप्लीट बैक्टीरिया है। ठीक है, कैन यू गेस वाई बैक्टीरियाज इन द ईस्ट आर आल्सो हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द राइस इडली एंड डोसा बेटर। साथ ही राइस इडली बनाने में और डोसा बेटर बनाने में भी माइक्रोब्स का ही हेल्प, या अपनी कर्ड का ही हम लोग इस्तेमाल, या ईस्ट का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसमें कहा गया है हाफ kg फ्लोर लेने के लिए, आटा या मैदा, उसमें कुछ चीनी डाल देना है आपको और कुछ वार्म वाटर दे देना है, और कुछ अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर आप डाल दीजिए, ईस्ट है वो डाल देना है। उसके बाद इसको नीड टू द मेक द सॉफ्ट डो, उसको आप आटा गूंद लेना है सॉफ्ट सा। एंड तुम ये देखोगे 2 घंटे के बाद क्या होगा, ये जो फ्लपी हो जाता है, ये जो आटा हमने गूंदा है वो कैसा हो जाता है? बिल्कुल फ्लपी हो जाता है। बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ईस्ट का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड द प्रोड्यूस द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। और जब ये ईस्ट यहाँ पे डाला गया था गूंदने वक्त में, इतनी जल्दी ये रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्रोडक्शन के अलावा समय वो रेस्पिरेशन करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। बबल्स ऑफ द गैसेस फिल इन द डो एंड इंक्रीज। और जिससे क्या होता है, जब ये रेस्पिरेशन कर रहा है तो CO2 की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये CO2 की मात्रा कहाँ पर है? इसी डो के अंदर है, जिसके कारण ये डो जो है फूल करके मोटा हो जाता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ द ईस्ट इन द बेकिंग। इसी का इस्तेमाल इसी बेस पे किसी भी बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में ब्रेड बनाया जाता है और केक का निर्माण किया जाता है। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे। तो हमने अभी तक जो देखा वो घर में कैसे इस्तेमाल होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ईस्ट वगैरह कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे इसका कमर्शियल यूज भी है। देखते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल, वाइन एंड द एसिटिक एसिड बनाने, विनेगर भी घर में इस्तेमाल करते हैं हम लोग बहुत बार, वाइन बनाने में और अल्कोहल बनाने में माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल एंड द वाइन। ईस्ट का इस्तेमाल तो अल्कोहल और वाइन के कॉमर्शियल प्रोडक्शन में भी होता है। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक द बार्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट्स जूस। देखिए अल्कोहल बनाने में यानी ईस्ट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या किस चीज़ में करेंगे? बार्ली में करके, वीट में या राइस में, या फिर किसी भी फ्रूट जूस में करके उसको अल्कोहल में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट हमारा है दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज सुगर्स हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल बाय द ईस्ट। ये जो ईस्ट हमने डाला था, इसमें जो भी हमारे खाने में जो शुगर प्रेजेंट है वो अल्कोहल में बदल जाता है। दिस प्रोसेस इज कन्वर्शन ऑफ द शुगर इनटू द अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि फर्मेंटेशन क्या होता है, यानी कि जो शुगर उसमें प्रेजेंट था उसका अल्कोहल में बदल जाना, यही फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मेडिसिनल यूज क्या है। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमारी छूट गई है, लुईस पास्चर डिस्कवर द फर्मेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकती है कि लुईस पास्चर ने ही सबसे पहले फर्मेंटेशन का 1857 में आविष्कार की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। Whenever you fall ill, the doctors may give you the some antibiotic tablets. जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको क्या देते हैं? एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल देते हैं, या कई बार तो इंजेक्शन लगाते हैं एज ऑफ द पेनिसिलिन के भी लगाते हैं। द सोर्सेस ऑफ द मेडिसिन इज द माइक्रो। और ये जो एंटीबायोटिक है या एंटीबायोटिक टैबलेट हो या कैप्सूल है या इंजेक्शन है, ये किस चीज़ की बनी होती है? क्या आपको पता है? ये माइक्रोब्स की ही बनी होती है। दीज मेडिसिन किल और द स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज काउजिंग माइक्रो। और ये जिस इंजेक्शन में जो माइक्रोब्स डाला गया है, हमारे अंदर के माइक्रोब्स को वो किल कर देती है जा करके। ठीक है, सच मेडिसिन आर कॉल्ड द एंटीबायोटिक्स। इसी मेडिसिन को, यानी कि एक ऐसा मेडिसिन जिसमें क्या है, इन माइक्रोब्स है जो हमारे शरीर में इंजेक्ट किया गया हमारे शरीर के अंदर के हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करने के लिए, उसे हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। These days a number of the antibiotics are being used in the जो कि बना हुआ है बैक्टीरिया का या फंगी का बना होता है, जैसे कि
commonly known antibiotics which are made from the fungi or the bacteria, जो फंगी और बैक्टीरिया का बना होता है. The antibiotics are manufactured by the growing specific microorganism and are used to cure the variety of disease. इस तरीके से माइक्रोब्स का हम लोग इस्तेमाल करके बहुत सारी डिजीज़ से भी बच सकते हैं. एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जो यहाँ एक बॉक्स में कवर्ड है, हम लोग देखते हैं. In 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was working on the culture of the diseases causing the bacteria. एक डिजीज़ पे वो काम कर रहे थे जो बैक्टीरिया के द्वारा हुआ था. कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में. Suddenly he found the spores of the little green moulds in one of the his culture plate. तभी उनको अचानक से ये दिखा कि ग्रीन कलर का छोटा छोटा मोल्ड्स का जो स्पोर्स है वो कल्चरल प्लेट में नजर आ रहा है. He observed that the presence of the mold prevented the growth of the bacteria. उन्होंने ये देखा जब ये मोल्ड यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये जो बैक्टीरिया का ग्रोथ को ये होने नहीं दे रहा है. इन फैक्ट इट ऑल्सो किल्ड द मैनी ऑफ द बैक्टीरिया. और ये जो मोल्ड का जो लिटिल स्पोर था ना, इसने बैक्टीरिया को किल भी कर दिया बहुत सारे. फ्रॉम दिस द माउल पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड. इसी तरीके से पेनिसिलिन का निर्माण हुआ था जो एक एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड टू द लिवस्टॉक एंड द पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन. इन द कई बार एनिमल्स में माइक्रोब्स के इन्फेक्शन हो जाते हैं, उससे भी रोकने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द मैनी प्लांट डिजीज. प्लांट में भी डिजीज़ होते हैं, उससे भी हम लोग एंटीबायोटिक से रोक सकते हैं. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर. बिल्कुल, जब भी हमें एंटीबायोटिक लेना है डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं. एल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. इफ़ यू टेक द एंटीबायोटिक when not needed or in the wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. अगर आपको डॉक्टर ने कोई पर्टिकुलर डोज यानी कि 5 टैबलेट्स या 6 टैबलेट्स कही है तो उस डोज को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे कम लोगे तो दूसरी बार आपको वो इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसका आपको पूरा असर नहीं हो पाएगा. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर किसी आपको माइक्रोब्स को अपनी बॉडी से अगर किल करना है तो उसका जो पूरा डोज है एंटीबायोटिक्स का वो ज़रूर लें. एंटीबायोटिक हाउएवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड. हालांकि कोल्ड और फ्लू में एंटीबायोटिक कोई फ़ायदा नहीं करता, क्योंकि ये कोल्ड और फ्लू ज़्यादातर वायरसेस से होते हैं और ये जो एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया को किल करने में इस्तेमाल किया जाता है. तो बच्चों, इस तरीके से हमने आज क्लास 8 की चैप्टर 2 हमने आधी ख़त्म की है. आगे आई होप कि आप लोगों को ये जो मेरे पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल एक एक लाइन में क्लियर करती हूँ बच्चों को, ताकि कुछ भी उसे छूटे ना और उसे प्रॉब्लम ना हो. तो ये अच्छा लगा होगा और हम लोग मिलते हैं इसके आगे के सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय बाय.